हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है। आप चाहे अस्थमा कहें या ब्रोंकियल अस्थमा, बात एक ही है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है या फिर एक ऐसी रिस्पायरेटरी कंडीशन है जिसमें हमारा एयर बे मतलब किसी पर्सन का एयर बे क्या कहते हैं वो इन्फ्लामेटेड हो जाता है, उसमें ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और क्या कहते हैं नैरो हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इस कंडीशन को क्या कहलाता है, हमारा ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा अस्थमा क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा is a respiratory condition in which a person airway से मतलब है ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंकियोल बिकम inflamed narrow swell and produce extra mucus which makes it difficult to breathe। विच मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसी रिस्पायरेटरी क्रोनिक रिस्पायरेटरी कंडीशन है। अगर क्रोनिक लिख देते हैं, क्रोनिक मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। एक ऐसी क्रोनिक रिस्पायरेटरी कंडीशन है जिसमें क्या कहते हैं किसी भी पर्सन का एयरवे जैसे कि ब्रोंकिया और ब्रोंकियोल क्या होता है, इन्फ्लामेटेड बिकम इन्फ्लामेटेड, मतलब उसमें क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो नैरो हो जाती है। नैरो मतलब क्या होती है, जैसे कि कोई भी जैसे ब्रोंकिया या फिर ब्रोंकियल हो, वो क्या कहते हैं पतली हो जाती है, फिर क्या कहते हैं उसका डायमीटर जो है कम हो जाता है, लेकिन क्या हो जाती है नैरो हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है उसमें। और इसके अलावा क्या होता है वो एक्स्ट्रा म्यूकस, वो ज़्यादा म्यूकस क्या करते हैं प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे क्या होता है हमें सांस लेने में, जिससे किसी भी मतलब जिसको भी ये होता है वो उसमें कठिनाई होने लगती है। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है हमारी, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा। अब हम देखते हैं कि काजेज ऑफ अस्थमा, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें अस्थमा हो सकता है। काजेज ऑफ अस्थमा, तो सबसे पहला क्या कारण है, पोल्यूशन। कोई भी पर्सन अगर वो बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, फिर जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, तब भी क्या कहते हैं हमें अस्थमा या फिर उस इंसान को अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। दूसरा क्या है, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। एक्सपोजर टू कोल्ड एयर क्या मतलब है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में, जैसे कि एसी वगैरह में बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस आदमी को भी क्या कहते हैं हमें ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा होने का खतरा रहता है। और तीसरा क्या है, डस्ट।
डस्ट क्या, डस्ट मतलब कि कोई भी अगर ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है जहाँ पर डस्ट या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल का क्या कहते हैं निर्माण होता है, उस पर्सन को भी क्या कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा होने का खतरा रहता है। और चौथा क्या है, स्मोकिंग। चौथा क्या है, स्मोकिंग। कोई भी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो उस पर्सन को भी क्या कहते हैं हम ब्रोंकियल अस्थमा होने का खतरा हो सकता है। तो ये क्या हो गए काजेज ऑफ अस्थमा। सबसे पहले क्या होता है हमने पॉल्यूशन। कोई भी आदमी अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में पॉल्यूटेड एरिया में रहता है तो उसको भी अस्थमा हो सकता है। एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा फिर एसी वगैरह में रहता है तब भी उसको अस्थमा हो सकता है। तीसरा है डस्ट, बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रहता है जहाँ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, उसको भी अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा स्मोक, बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग करता है तो भी उसको अस्थमा हो सकता है। तो हो गए काजेज ऑफ अस्थमा के बारे में। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स के बारे में, अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम क्या है अस्थमा का, कफ, मतलब कि खांसी आना। तो सबसे पहला सिम्टम क्या है अस्थमा का, कफ। तो जिसको भी अस्थमा रहता है, आपने देखा भी होगा आसपास में अपने या फिर किसी हॉस्पिटल वगैरह में, जिसको भी कहते हैं अस्थमा रहता है उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है। सबसे पहला इसका सिम्टम क्या है, कफ, उसे बहुत ज़्यादा उस पेशेंट को खांसी आती है। दूसरा क्या है, चेस्ट पेन। जैसा कि ये एक रिस्पायरेटरी कंडीशन है, रिस्पायरेटरी क्रोनिक डिजीज है, तो इसे जिस भी पेशेंट को क्या कहते हैं अस्थमा रहता है उसे चेस्ट पेन, मतलब उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। दूसरा इसका क्या सिम्टम है, चेस्ट पेन। कोई भी पर्सन जिसको अगर ब्रोंकियल अस्थमा है फिर अस्थमा है, तो एक हमने बताया था कि एक क्रोनिक रिस्पायरेटरी कंडीशन है, क्रोनिक डिजीज है, जिसके कारण कहते हैं हमारे मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे कि ब्रोंकिया और ब्रोंकियल। इसके कारण हमें कहते हैं इनके सिम्टम में चेस्ट पेन, उसे सीने में दर्द बना रहता है, जिस भी पेशेंट को क्या कहते हैं अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा रहता है। इसके अलावा तीसरा इसका क्या है सिम्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का क्या मतलब है, ऐसे जिस भी पर्सन को ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा हो जाता है उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि जो है रिस्पायरेशन रेट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का क्या मतलब है, रिस्पायरेशन रेट, रिस्पायरेशन रेट उसकी जो है कम हो जाती है, मतलब सांस लेने की जो उसकी दर है, जैसे कि हम जानते हैं सामान्यतः सांस लेने की दर क्या होती है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक आदमी 12 से 16 टाइम्स पर मिनट जो है सांस लेता है, लेकिन जब जिसको भी अस्थमा हो जाता है उसकी सांस लेने की दर मतलब रिस्पायरेशन रेट क्या होते हैं वो कम हो जाती है। इसका क्या है, एक प्रकार का ये भी एक सिम्टम है। चौथा इसका एक और सिम्टम जान लेते हैं, वीजिंग के बारे में। वीजिंग, वीजिंग क्या है, वीजिंग एक ऐसी कंडीशन है जी अस्थमा, मतलब जो भी पेशेंट अस्थमा से मतलब पीड़ित रहता है उसे वीजिंग, मतलब कि एक प्रकार साउंड, जब भी हम क्या कहते हैं वो उसे कफ का मतलब खांसता है तो उसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, वीजिंग, मतलब प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड। एक घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है उसके क्या कहते हैं उस पेशेंट से जब भी वो खांसता है, तो एक प्रकार का साउंड उत्पन्न होता है, तो ये कहलाता है वीजिंग। तो ये इसके हो गए सिम्टम्स के बारे में, किसके, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। सबसे पहला सिम्टम क्या है, कफ, मतलब उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है। दूसरा क्या है, चेस्ट पेन, मतलब उसके सीने में दर्द बहुत बना रहता है। तीसरा क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब उसका रिस्पायरेशन रेट जो है वो कम हो जाता है फिर घट जाता है। चौथा क्या है, वीजिंग, वीजिंग मतलब उसको बहुत साउंड प्रोड्यूस होना, एक प्रकार से जब भी वो खांसता है एक प्रकार से उसे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये कुछ सिम्टम्स के बारे में हो गए ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। अब देखते हैं हम ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं। ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। तो ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने हमारा टॉपिक क्या था, बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। तो 5 मेजर क्लास हैं ड्रग्स की जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने में यूज होती हैं। तो there are 5 major class of drug, 5 major class of drugs। तो 5 मेजर क्लास ड्रग्स ही हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने में यूज होती हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम उसके नाम के बारे में जानते हैं।
कौन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होती हैं। सबसे पहला क्लास क्या है, ब्रोंकियो डायलेटर्स। ब्रोंकियो डायलेटर्स तो पहली मेजर क्लास है जो कि क्या कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होती है ड्रग्स की। दूसरा क्या है, ल्यूको ट्राइइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइइन एंटागोनिस्ट। तीसरा क्या है, एंटी आईजीई एंटीबॉडी। चौथा क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर। और पांचवा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये 5 मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स हो गई जो कि कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होती हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रोंकियो डायलेटर्स। अब इसके हम डिटेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ब्रोंकियो डायलेटर्स क्या होते हैं, कि इसमें क्या इसका मैकेनिज्म क्या है और क्या कहते हैं ये कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, क्योंकि हमारे में इतनी डिटेल में है नहीं। तो सिर्फ हम 5 मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में जानेंगे और इसके एक दो एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले मेजर क्लास क्या हमने बताया आपको, ब्रोंकियो डायलेटर्स। दूसरा क्या है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तीसरा क्या है, एंटी आईजी एंटीबॉडी। चौथा क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। पांचवा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो 5 मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने में यूज होती हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रोंकियो डायलेटर। हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। इसके एक या दो एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं। सबसे इसका एक एग्जाम्पल है कोलिन। इसका क्या एग्जाम्पल है, कोलिन। और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं टेरा ब्यूटलिन। तो इसके 2 एग्जाम्पल हो गए क्या, ब्रोंकियोडायलिसिस के कौन कौन से 2 एग्जाम्पल हो गए। पहला क्या है, कोलिन। दूसरा क्या है, टेरा ब्यूटलिन। अब हम देखते हैं दूसरे क्लास के ड्रग के बारे में, ल्यूकाट्राइन एंटागोनिस्ट। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, मॉन्टी ल्यूकास्ट। दूसरा इसका क्या एग्जाम्पल है, जैफिर ल्यूकास्ट। जैफिर ल्यूकास्ट। तो ये 2 इसके एग्जाम्पल के बारे में होंगे, किसके, ल्यूकाट्राइन एंटागोनिस्ट। पहला इसका क्या एग्जाम्पल है, मॉन्टे ल्यूकास्ट। दूसरा क्या है, जैफिर ल्यूकास्ट। अब तीसरा क्लास ऑफ ड्रग क्या है, एंटी आईजी एंटीबॉडी। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओमलीज्यूमैब। इसका क्या एग्जाम्पल है, ओमलीज्यूमैब। इसका एंटी आईजी एंटीबॉडी। चौथा क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसका एक एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं कीटो टाइफेन। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, कीटो टाइफेन। इसका एग्जाम्पल है मास्ट सेल स्टेबलाइजर का क्या है, कीटो टाइफेन। पांचवा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसका भी हम एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये हो गए 5, ये क्या कहते हैं 5 क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में। पहले मेजर क्लास क्या है, ब्रोंकियोडायलेटर। इसका क्या एग्जाम्पल है, कोलिन और टेराब्यूटलाइन। दूसरा क्या है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मॉन्टेल्यूकास्ट और जैफिर ल्यूकास्ट। तीसरा क्या है, एंटी आईजी एंटीबॉडी। इसका क्या एग्जाम्पल है, ओमलीज्यूमैब। चौथा क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसका क्या एग्जाम्पल है, क्यूटोटाइफिन। पांचवा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रिकॉर्टिसोन। हाइड्रिकॉर्टिसोन। तो ये हो गए 5 मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स जो कि हमारे ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने में यूज होते हैं। और अब हम चलते हैं
देखते हैं सीओपीडी के बारे में। तो ड्रग्स यूज इन अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा में इतना ही है। और ऐसे ही हम जानेंगे सीओपीडी के बारे में कि सीओपीडी क्या है, इसके काजेस क्या हैं, सिम्टम क्या हैं और कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। सीओपीडी सबसे पहले हम जानते हैं सीओपीडी क्या है। सीओपीडी के सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। तो सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्या है फुल फॉर्म इसकी? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये आ गया इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो हम देखते हैं कि क्रोनिक क्या मतलब क्या होता है? लॉन्ग, मतलब कोई बीमारी या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? रुकावट या फिर क्या कहते हैं हम? ब्लॉकेज। रुकावट या फिर ब्लॉकेज। पल्मोनरी से मतलब क्या है कि लंग्स। पल्मोनरी से क्या मतलब? यहाँ पर लंग्स। डिजीज मतलब क्या? बीमारी। डिजीज मतलब क्या हो गया? तो बीमारी। सीओपीडी का मतलब क्या हुआ? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब कोई भी चीज़ या फिर कोई भी बीमारी बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर हमारी बॉडी में बनी रहती है वो क्रोनिक कहलाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? ब्लॉकेज। मतलब क्या होता है? हमारे क्या कहते हैं? लंग्स। पल्मोनरी मतलब क्या हो गया? लंग्स। और डिजीज मतलब बीमारी। तो सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं लंग्स के या फिर किसी पार्ट में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या हो रहा है? रुकावट पैदा हो जाए तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी सीओपीडी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इसके डिफिनेशन के बारे में। तो सीओपीडी क्या है? A group of progressive group of progressive lung disease that cause airflow limitation and breathing difficulty breathing difficulties। सीओपीडी क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज दैट काज एयर फ्लो लिमिटेशन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। सीओपीडी एक ऐसी क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव डिजीज मतलब एक क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसके कारण क्या हो जाता है? एयर फ्लो लिमिटेशन मतलब कि हमारी एयर फ्लो जो है मतलब एयर जो है हमारे लंग्स में बहुत लिमिट में जाता क्या कहते हैं? फ्लो होता है। और क्या कहते हैं? ब्रीथिंग जिससे क्या करते हैं हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी पैदा होने लगती है, वो क्या कहलाता है? हमारा सीओपीडी। और अब देखते हैं हम कि मेन जो है कौन कौन से ग्रुप ऑफ, जैसे हमने बताया कि ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव डिजीज मतलब लंग डिजीज, तो कौन कौन से डिजीज के टाइप हैं, मेन टाइप, जिससे क्या कहते हैं हमें सीओपीडी होता है। तो मेनली दो ग्रुप ऑफ डिजीज हैं, अगर वो हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक बनी रहें तो हमें सीओपीडी हो सकता है। जैसे पहला क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइसीमा। तो ये दो क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ डिजीज है, अगर ये हमें लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है तो इसके कारण हमें सीओपीडी हो सकता है। तो जैसे हमने डिफिनेशन में जाना था, ये सीओपीडी क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज। तो कौन कौन सी डिजीज है जिसके कारण हमें क्या कहते हैं सीओपीडी हो सकता है? पहला है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है?
ये भी एक प्रकार डिजीज है जो हमें लॉन्ग टर्म तक हमारी ब्रोंकियाई में अगर बनी रहे तो क्या कहते हैं, इससे हमारी ब्रोंकियाई जो है नैरो या फिर इन्फ्लामेटेड हो सकती है, नैरो या फिर इन्फ्लामेटेड हो जाएगी। और इम्फीसीमा क्या है, इम्फीसीमा क्या है जिसमें हमारे लंग्स जो है क्लोज आने लगते हैं। तो ये दो ग्रुप ऑफ डिजीज है जो लगातार अगर हमें बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी तो इससे हमें सीओपीडी हो सकता है। तो हम देखते हैं काजेज ऑफ सीओपीडी। काजेज ऑफ काजेज काजेज ऑफ सीओपीडी के बारे में सबसे पहला क्या काज है, स्मोकिंग। ये है प्राइमरी काज। तो सीओपीडी का प्राइमरी काज क्या है, स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो उससे क्या कहते हैं, सीओपीडी हो सकता है। ये है सीओपीडी का प्राइमरी काज, सबसे मेन काज या फिर प्राइमरी काज क्या है सीओपीडी का, स्मोकिंग। दूसरा क्या है, डस्ट। दूसरा क्या है, डस्ट। अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रह जाए जहाँ पर बहुत डस्ट होती है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, फिर केमिकल्स होते हैं, उसके कारण भी उसे क्या कहते हैं, सीओपीडी हो सकता है। तीसरा क्या है, लंग इन्फेक्शन। अगर किसी भी पर्सन के लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण भी क्या कहते हैं, उसे सीओपीडी हो सकता है। तो ये तीन काजेज हैं मेनली जिसके कारण हमें जो है सीओपीडी हो सकता है। पहले क्या है, स्मोकिंग, ये है प्राइमरी काज। दूसरा क्या है, डस्ट। तीसरा क्या है, लंग इन्फेक्शन। देखते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं हम। पहला सिम्टम है इसका हेडेक। क्या है पहला सिम्टम, हेडेक। अगर ऐसे पेशेंट जिसको जो सीओपीडी से ग्रसित हैं उन्हें हेडेक की समस्या रहती है, मतलब कि सिर दर्द। हेडेक मतलब क्या होता है, सिर दर्द। दूसरा क्या है, कफ। कफ मतलब क्या है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है। जो भी पर्सन अगर सीओपीडी से क्या कहते हैं ग्रसित है उसे जो है कफ की समस्या रहती है। कफ विथ, इसके साथ हम लिख सकते हैं विथ स्पूटम प्रोडक्शन। स्पूटम प्रोडक्शन। तो कफ के साथ साथ उसके क्या कहते हैं, स्पूटम भी आने लगता है। ऐसे पर्सन जिसे जो सीओपीडी से ग्रसित रहता है उसे कफ के साथ साथ स्पूटम भी आने लगता है। तीसरा क्या है, वेजिंग। बीजिंग मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं, अगर वो क्या कहते हैं उस खांसते वक्त साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये भी क्या कहते हैं सीओपीडी का सिम्टम्स है। इसके अलावा भी क्या और क्या सिम्टम हो सकते हैं, चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस मतलब होता है जैसे क्या कहते हैं सीने में, जैसे सीना हमारा जैसे लगता है कि कोलैप्स होने, लंग से जैसे लगता है कि कोलैप्स होने लग रहा है या फिर हमें सिकुड़ रहा है। ये क्या हो गया सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम क्या है, हेडेक। दूसरा क्या है, कफ विथ स्पूटम प्रोडक्शन। तीसरा है वीजिंग। चौथा है चेस्ट टाइटनेस। ये सीओपीडी के कुछ सिम्टम्स हो गए। तो हम देखते हैं ड्रग्स के बारे में, कौन कौन से ड्रग्स जो हैं सीओपीडी में यूज होते हैं। ड्रग्स यूज इन सीओपीडी। तो मेनली जो है दो क्लास, मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि क्या कहते हैं सीओपीडी में यूज होती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो, दो मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि सीओपीडी में यूज होती हैं। सबसे पहला एंटी
मेडिकेशंस, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस। दूसरा क्या है? इनहेल्ड ब्रोंकियो डाइलेटर्स। तो ये दो मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि कहते हैं सीओपीडी में यूज होती हैं। सबसे पहले क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और इनहेल्ड ब्रोंकियो डायलेटर। इसमें भी कई पार्ट्स हैं एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और इनहेल्ड ब्रोंकियो डायलेटर्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है यूज इन सीओपीडी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हम सिर्फ नॉर्मल देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग मेजर क्लास हैं जो कि यूज होते हैं सीओपीडी में। सबसे पहला क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। दूसरा क्या है? इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर। और तीसरा तो नहीं कह सकते लेकिन मिसलेनियस, इसके अलावा भी क्या 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 हम कर सकते हैं सीओपीडी से बचाव के लिए। मिसलेनियस, ये मेनली दो क्लास हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर। तीसरा क्या हमने जाना कि मिसलेनियस, इसके अलावा भी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन के एग्जाम्पल के बारे में। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लूटिकासोन। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन के हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लूटिकासोन। दूसरा क्या है? थियोफाइलिन। ये दो एग्जाम्पल हो गए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन के। हम देखते हैं इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर्स के एग्जाम्पल के बारे में। इसका क्या एग्जाम्पल है? एल्ब्यूट्रॉल, एल्ब्यूट्रॉल और साल्मेट्रॉल। ये दो एग्जाम्पल हो गए हैं इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर्स के। पहला क्या है? एल्ब्यूट्रॉल। दूसरा क्या है? साल्मेट्रॉल। ये तीसरा क्या है? मिसलेनियस, मतलब क्या इसके अलावा भी हम क्या बचाव कर सकते हैं सीओपीडी में। मिसलेनियस में हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन सी ड्रग? जैसे कि एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स भी सीओपीडी में यूज करते हैं। जो हो गए ड्रग्स यूज इन सीओपीडी। सबसे पहला मेजर क्लास क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर्स। ये दो मेजर क्लास हैं जो कि सीओपीडी में यूज होती हैं। उसके बाद हमने देखा इसके दो दो एग्जाम्पल के बारे में, और ये बहुत डिटेल में भी है। क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी आगे चल के भी दो पार्ट टाइप्स के होते हैं। इनहेल ब्रोंकियोडायलेटर्स 4 टाइप्स में से डिवाइड किया गया, लेकिन हम इतने डिटेल में देखेंगे नहीं, ये हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं। तो बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा सीओपीडी जो है खत्म होता हुआ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।